फर्स्ट क्वेश्चन है गल्फ ऑफ मैक्सिको के रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है, ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको पैसिफिक ओशन का ही एक ओशन बेसिन है, यानी कि पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। प्रेजेंट जो शेप है, आकार है गल्फ ऑफ मैक्सिको का, वो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुआ है। गल्फ स्ट्रीम एक वार्म ओशन करंट है, गर्म समुद्री धाराएं, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से ओरिजिनेट होता है, निकलता है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 या 3 ओनली। देखो पहला गलत है, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको पैसिफिक ओशन का नहीं बल्कि ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ये है अटलांटिक ओशन और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको और यूएसए के बीच में, और ये आपका पैसिफिक ओशन है इधर, तो ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3, बाकी की दो सही है। नेक्स्ट आपको बताना है जो टैरिफ रेट कोटा सिस्टम है, इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। टैरिफ कोटा या टैरिफ रेट कोटा जो सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए इंपोर्ट अलाउ किया जाता है और एक क्वांटिटी कि कितनी इंपोर्ट की क्वांटिटी कितनी इंपोर्ट की जाएगी ये सेट की जाती है, ये निश्चित की जाती है। इसमें यूजुअली देखो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है टैरिफ रेट कोटा, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम में ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूज किया जाता है। मतलब कोई कृषि से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो उस पर ये क्वांटिटी के आधार पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं कि इतने ही हम मान लो इतना ही किलो पनीर हम आयात करने इंपोर्ट करेंगे दूसरे देश से। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। 1 ओनली 2 दोनों सही दोनों गलत। देखो भाई साहब दोनों की दोनों सही है। ये TRQ ये क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि इतनी क्वांटिटी हमें मंगानी है, इंपोर्ट करनी है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट कौन सी है ये बताना है। पहली कह रही है हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट और फर्स्ट एलिमेंट है प्रोडक्टिव टेबल में। जो आपकी प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल केमिस्ट्री की, उसमें पहला फर्स्ट एलिमेंट है और सबसे हल्का एलिमेंट है ये हाइड्रोजन। वाटर की फॉर्म में ये सबसे ज़्यादा मिलता है, हमारे अर्थ पे जो वाटर मिल जाता है, वाटर में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि देखो हाईली कंबस्टिबल होता है ये, मतलब जल्दी से जलने वाला ये एक गैस है हाइड्रोजन। इसकी वजह से क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन में इसका यूज होता है, लेकिन जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसमें यूज नहीं होता, जो जैसे रॉकेट हो गए उसमें यूज नहीं होता क्या ये। नेक्स्ट मतलब यही है 3 स्टेटमेंट। अब बताना करेक्ट कौन सा, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई साहब तीसरा गलत है, क्योंकि ये स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं ना, रॉकेट वगैरह जो जाते हैं उसमें भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो तीसरा गलत हो जाएगा, हमारा ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में जो लीड का कंटेंट होता है, लीड मतलब शीशा कंटेंट होता है, उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है लीड क्या है, टीथ दांतों और हड्डियों में स्टोर रहता है, एक्यूमुलेट हो जाता है ओवर द टाइम, ये एक्यूमुलेट मतलब जमा होता रहता है हमारी बॉडी में। जो यंग चिल्ड्रन है मतलब जो नौजवान बच्चे होते हैं वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं, मतलब उनको ज़्यादा खतरा रहता है लीड से एडल्ट की बजाय। एडल्ट मतलब 18 साल से अबव के जो इंसान है उनको कम खतरा रहता है और यंग चिल्ड्रन को ज़्यादा रहता है इससे। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से उसने बताया कि ये मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है लीड। ये एक केमिकल है जिसकी वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड में इसकी वजह से हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो सारे सही हैं, इसमें सारे के सारे सही हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि रेफरेंडम के द्वारा इंडिया में कौन सा रीजन इंटीग्रेट किया गया था, मतलब इंडिया में कौन सा रीजन लोक मत के आधार पे मिलाया गया था। रेफरेंडम मतलब होता है कोई भी जैसे मान लो नेशनल इशू होता है तो पब्लिक में वोटिंग के लिए रख देते हैं, अगर उसमें 50% से ज़्यादा हाँ बोलते हैं तो वो डिसीजन ले लिया जाता है, ऐसा होता है रेफरेंडम। तो कौन सा स्टेट है जिसको रेफरेंडम के द्वारा मिलाया गया था इंडिया में, ये बताना है आपको। नागालैंड, सिक्किम, जूनागढ़, हैदराबाद। 2 3 1 4 1 2 3 2 3 मतलब 3 4। देखो हैदराबाद तो आप सबको पता है पुलिस एक्शन के द्वारा मिलाया गया था, उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से पुलिस भेजी थी और तब ये मिलाया गया था। इसके जो हैदराबाद के जो राजा थे वो मान नहीं रहे थे तो पुलिस एक्शन लिया था। तो ये 4 है उसे निकाल दो, और हमारा जो 1 है वो भी गलत है, सिर्फ सिक्किम और जूनागढ़ में हुआ था भाई साहब रेफरेंडम, तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये बताना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान बनाया था हमारा, उसका कंपोजिशन के रिगार्डिंग कौन कौन मेंबर थे, कैसे बनाए गए थे, उनके आधार पे आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो नवंबर 1946 में बनाई गई थी, अगस्त ऑफर के हिसाब से, जो अगस्त ऑफर आया था 1940 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखो पार्टली इलेक्टेड थी पार्टली नॉमिनेटेड थी, मतलब कुछ इलेक्टेड मेंबर थे, चुनाव हुआ था कुछ मेंबर का, और कुछ मेंबर को नॉमिनेट नामांकित किया गया था। जो सीट्स अलॉटेड की गई थी वो पॉपुलेशन के आधार पर की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 2 1 3 या 2 3। देखो भाई साहब पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके आधार पर यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी।
तो पहला गलत हो जाता है, लेकिन बाकी की दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पॉलिटिकल स्टेटस क्या था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा क्या स्टेटस था ये बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टेटस था वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन पे डिपेंड था। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है जो ब्रिटिश डोमिनियन बिल्कुल खत्म हो गया था इंडिया का जब 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हो गया था, तो इंडिया बन गया था सॉवरेन रिपब्लिक। आपको बताना गलत कौन सा है। 1 2 दोनों गलत हैं, दोनों में से कोई सा गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं, तो डी हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ पहला गलत है और हमें गलत बताना है, दूसरा सही है, क्योंकि हमारा 26 जनवरी तक 1950 तक डोमिनियन स्टेटस था, लेकिन डोमिनियन स्टेटस हट गया था जब हमारा संविधान लागू हो गया था। लेकिन पहला गलत है भाई साहब, क्योंकि हम डिपेंडेंस नहीं थे 15 अगस्त के बाद, हम आज़ाद थे, तो हमारा ए गलत हो जाएगा। गलती हमें बताना है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है प्राइवी पर्स सिस्टम, इसका क्या मतलब है, क्या अलाउ करता था ये। देखो ये अलाउ करता था, सी करेक्ट आंसर है इसका, जो भी प्रिंसली स्टेट रूरल हुआ करते थे, मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे रीजन के राजा थे, उनको क्या है, पहले राजा थे, अचानक से आज़ादी मिल गई, अब उनके सारे राइट छीन ले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्राइवेरी पर्स ऐसा सिस्टम था कि उन्हें कुछ प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया गया कि इतने सारा आपका रीजन 1000 एकड़ 10,000 एकड़ के आप मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, आपके नाम पर रहेगी। और हेयर डाटरी प्रोविजन के आधार पे, हेयर डाटरी का मतलब अगर आप जैसे राजा हो, मान लो ए आदमी है, अब इसके बच्चे होंगे वो इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, उसके बच्चे होंगे वो इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। तो ऐसे कुछ राइट दिए थे प्रिंसली स्टेट के रूलर को, राजाओं को, उसी को बोलते हैं प्राइवेरी पर्स सिस्टम। नेक्स्ट आपको बताना है दिल्ली एग्रीमेंट 1952, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 4 दी हुई है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पॉज करके पढ़ लो, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है सी, क्योंकि ये देखो जो जम्मू कश्मीर स्टेट था इंडिया में, जिसका इंटीग्रेशन हुआ था, इंडिया में मिलाया गया था, उसके लिए इंपॉर्टेंट था दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइब देखो आज ही हमने पढ़ा है अपने करंट अफेयर के लेक्चर में, तो ये कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है ये बताना है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, या ए बी दोनों में, मणिपुर और मिजोरम में। इसका आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर मिजोरम में। हमने पढ़ा था अपने करंट अफेयर के सेक्शन में कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मिलती है, और बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया तीनों ये देश में पाई जाती है, मणिपुर और आसपास के रीजन में भी पाई जाती है। कुकी ट्राइब एक कम्युनिटी है भाई साहब, जाति है। यही था इसके लेक्चर में।